भाषा कौशल की जब हम बात करते हैं, यानी लैंग्वेज स्किल्स की जब हम बात करते हैं, तो भाषा कौशल, 4 भाषा कौशल हैं जो मुख्य हैं। सु, बो, प, ली, ये इनका सही क्रम है, यानी इनको इसी क्रम में सिखाया जाना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ इसी क्रम में सीखी जाती है। ये मनोवैज्ञानिक क्रम है सीखने का भाषा। ये क्या है? मनोवैज्ञानिक क्रम है भाषा सीखने का। तो यानी जो सही क्रम है वो यही है, क्रम जो है सही वो यही है, लेकिन सिर्फ क्रम में ही सीखी जाती है, क्रम आगे पीछे नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? अगर आप रिकमेंडेड यही है कि इसी क्रम में सिखाएं। तो सुनना और पढ़ना, जब आप सुनते हैं और पढ़ते हैं तो आप भाषा को ग्रहण करते हैं। इनको ग्रम्यात्मक कौशल कहा जाता है। ग्रम्यात्मक कौशल कहा जाता है क्योंकि आप लैंग्वेज को रिसीव कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, या आप निष्क्रिय होते हैं आप कुछ हद तक। भाई जब आप सुन रहे हैं, अभी मैं बोल रही हूं आप सुन रहे हैं, जब आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो आप कुछ अंदर भर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो इसलिए इसको ग्रम्यात्मक कहते हैं। वही बात बोलने और लिखने की आती है जब, तो हम कहेंगे बोलना और लिखना क्या है? अभिव्यक्तात्मक कौशल है, एक्सप्रेसिव स्किल्स हैं, सक्रिय कौशल है, क्योंकि आप अपने आप को यहां अभिव्यक्त कर रहे हैं। अभिव्यक्तात्मक कौशल है, अभिव्यक्तात्मक कौशल। ठीक है, देखना है स्पेलिंग पे फोकस। तो बोलना और लिखना, जिसको हम LSRW इंग्लिश में कहते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। सु, भाई पहले बच्चा आता है दुनिया में सुनना सीखता है, बोलना आता है, फिर उसको सुन सुन करके, फिर वो पढ़ना सीखता है, और फिर वो लिखना सीखता है, अगर प्रॉपर वे में माना जाए, है ना। मॉन्टेसरी भी कहती है लिखना सिखाओ पढ़ने के बाद ही। तो कुछ इनमें कई बार क्या होता है कि बच्चा लिखना भी शुरू कर देता है। कई बार क्या होता है, मान लीजिए पढ़ना नहीं आता, वो फिर भी कुछ भी स्क्रिबल करना शुरू कर देगा। इसको स्क्रिबलिंग कहते हैं, कीलम काटी टाइप, जिसका अपना कोई मतलब नहीं होता। तो इस स्क्रिबलिंग के चक्कर में कई बार क्या होता है, लिखना पहले आ जाता है। लेकिन जो सही क्रम है वो यही है। क्रम सिर्फ यही है, ये कहना गलत होगा कि क्रम में ही सीखे जाते हैं, तो गलत होगी बात। क्रम में सीखे जाने चाहिए, ये बात सही है। ठीक, तो क्रम सही जो है, मनोवैज्ञानिक क्रम वो यही है। कुछ लोग आगे पीछे भी बता देते हैं क्रम, वो भी सही है अपनी जगह। लेकिन अगर आपसे क्रम पूछेगा पेपर में, आप कहेंगे सुबो पाली, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जिसमें सुनना और पढ़ना ग्रम्यात्मक है, और बोलना और लिखना क्या है? आपका अभिव्यक्तात्मक है। तो पढ़ने की जब हम बात कर रहे हैं, पढ़ना क्या है यहां पर, रीडिंग की जब हम बात कर रहे हैं, तो रीडिंग में भी कुछ 2 मुख्य प्रकार हैं। क्या कह रहे हो भाई? सठिया गए CBSE वाले? सेकंड फेज वाला प्री एडमिट कार्ड शो किया था 1 सेकंड के लिए। हाँ, ये लोग ऐसे ही खेलते रहते हैं। अब तो आपका पूरा ध्यान पढ़ाई पे होना ही चाहिए, जिन लोगों का पेपर, क्योंकि अभी टाइम है। देखो, जिसका प्री एडमिट कार्ड नहीं आया, इसका मतलब 1 हफ्ता तो अभी है आपके पास, है ना। 1 हफ्ते पहले प्री एडमिट कार्ड आएगा और 2 दिन पहले एडमिट कार्ड आएगा। तो 1 हफ्ते में तो दुनिया बदल जाती है सीटेट में, इतनी बड़ी बात थोड़ी है। तो पढ़ने की जब हम बात कर रहे हैं, तो हम पढ़ना, देखिए इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं कि पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। तो आपको ध्यान रखना है अर्थ। भाई मान लीजिए एक दूसरा आता है कि अक्षर की पहचान। अक्षर पहचान से भी ज्यादा जरूरी क्या है? सबसे कम महत्वपूर्ण अक्षर की पहचान है, अगर देखा जाए। क्योंकि मान लीजिए आप अक्षर की पहचान करते हैं, बहुत बढ़िया, रैपिडली पढ़ लेते हैं, तेजी से, बट आप चतुर रामलिंगम बन गए। वही था ना वो चतुर जो था उसमें 3 इडियट्स में, जिसको पढ़ के समझ में कुछ नहीं आता, संदर्भ में अर्थ ही ग्रहण नहीं कर पाते, तो कोई पॉइंट नहीं हुआ अक्षर पहचानने का। तो संदर्भ में पढ़ना या अर्थ निर्माण कर पाना सबसे जरूरी होता है पढ़ने के कौशल में, और अक्षर पहचान बाकी बातें सेकेंडरी हैं, उतनी महत्वपूर्ण है जितना अर्थ या संदर्भ को समझना है। ये बात ध्यान में रखिएगा। इसमें हम मुख्य पाठन को अगर बांटें तो मौन पठन यानी साइलेंट रीडिंग। तो जब आपको थोड़ा तीव्रता से पढ़ना होता है या बहुत ज्यादा फोकस से, गहनता से पढ़ना होता है, तो आप साइलेंट रीडिंग करते हैं, मौन पठन करते हैं, मन में पढ़ते हैं। द्रुत पठन भी इसमें एक चीज होती है कि आप तीव्रता से पढ़ते हैं एक आइडिया लेने के लिए। वहीं सस्वर पठन की जब हम बात करते हैं, तो ये है लाउड रीडिंग या अलाउड भी कह देते हैं। ये क्या है? जब बच्चे को हम सुर लय ताल के साथ, उच्चारण इससे बेहतर होता है, उच्चारण इससे बेहतर होता है, सुर लय ताल के साथ। जब क्लासरूम में एक बच्चा खड़ा हुआ, वो क्या है, पठन कर रहा है, तो सुर लय ताल के साथ प्रॉपर कहाँ विराम रखना है, कहाँ आपको रुकना है, कितना, तो ये सब सस्वर पठन में आता है, यानी लाउड रीडिंग। इससे हमारी उच्चारण क्षमता बेहतर होती है। 3री 4थी में कहीं शुरू करते हैं हम ये बात, 4th तक जाते जाते। और फिर मौन पठन जो है साइलेंट रीडिंग, और धीरे धीरे बाद में। तो बड़े बच्चों के लिए तो स्पेशली हम देखते हैं साइलेंट रीडिंग क्या है, सस्वर पठन। तो अगर वाइगॉस्की की माने तो जो मौन पठन है वो कब हो पाएगा? 6 साल के बाद, है ना। चलिए खैर, और उसके बाद भी, ये भी बाद में और जाकर के बड़ी कक्षाओं में होता है, 6 साल में तो पहली कक्षा में होता है बच्चा। तो सस्वर पठन की एक बात हमने यहाँ
कर ली। अर्थ निर्माण सबसे ज्यादा जरूरी है। बच्चे का भाषा के माध्यम से अपने आप को अभिव्यक्त करना जरूरी है। बच्चा थोड़ा बहुत गलत बोले, गलत पढ़े, गलत लिखे, सब चल जाएगा, लेकिन क्या नहीं चल पाएगा कि आप बच्चे को उसको अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। फास्ट कर दें, फास्ट कर दें, चलो फास्ट कर देते हैं, ठीक है, फास्ट कर देंगे, डोंट वरी। 11 बजे तक छुट्टी कर देंगे आपकी। और बताओ, तो अगर हम बात करते हैं, 11 बजे तक थोड़ा मुश्किल है बट हाँ कर देंगे। तो अगर हम बात करें यहां पे, तो हमने ये देखा कि समझना जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। मातृभाषा का प्रयोग करने देना है बच्चे को। अगर थोड़ा बहुत वो गड़बड़ करे, दूसरी भाषा को सीखते समय मातृभाषा में बोलना शुरू कर दे तो कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, मातृभाषा को एक्सेप्ट करना है। त्रिभाषा सूत्र याद रखिएगा। त्रिभाषा सूत्र यानी कोठारी आयोग में बात हुई है त्रिभाषा सूत्र की। 3 भाषाएं प्राथमिक लेवल पे मातृभाषा में पढ़ाना है। फिर अगर सेकंड लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं तो कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज या फिर अंग्रेजी, अगर हिंदी है पहली भाषा, मातृभाषा यदि हिंदी है तो, है ना, ये इंग्लिश वाली क्लास में भी समझाया था। और अगर हम बात करें थर्ड लैंग्वेज की, तो अगर इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज पढ़ी है तो कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, वो जो 22 भाषाएं हम देख रहे थे, और संस्कृत वगैरह को एडिशनल या फॉरेन लैंग्वेजेस को एडिशनल लैंग्वेजेस के रूप में एनईपी कहती है कि आप पढ़ा सकते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये छोटी छोटी बातें जो आपने, देखो मैंने क्या किया है, जब आपने सारे नोट्स अगर आप पढ़ लेंगे, हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, मैथ्स और आपका ईवीएस, तो अगर आपने सारे नोट्स अच्छे से पढ़े हैं तो एक चीज हो सकती है जो सीडीपी में मैंने मेंशन नहीं की, क्योंकि वो उतनी महत्वपूर्ण वहां नहीं है जितनी मैंने वो ईवीएस में कर दी है, तो क्योंकि वो ईवीएस पे फोकस्ड है, मान लीजिए प्रोसेस स्किल्स ही हैं, तो इसलिए सारे नोट्स पढ़ना जरूरी है कि कुछ चीजें आपका कुछ बचेगा नहीं। फिर कोई एक चीज है मान लीजिए उस संदर्भ में पूछी जाती है तो वो वहां है। तो एमआईएल के, ये मातृभाषा की हमने बात कर ली कि मातृभाषा में हम बच्चे को अभिव्यक्त करने देंगे अपने आप को। और एक छोटी सी बात मैं याद दिला देती हूँ, जो एडम स्मिथ हैं उनके, सॉरी एडम स्मिथ नहीं, स्मिथ के अनुसार अगर हम बात करते हैं किसकी, 1 साल में बच्चा 3 शब्द बोलने लगेगा, फिर आपको पता ही है कि 2 साल में 272 और 5 साल में 2072, 3 साल के आसपास 1000 शब्द या 900 प्लस, और 4 साल में 1500-1600 प्लस। तो ये थोड़ा बहुत आइडिया आपको पता होने चाहिए। सबसे पहली जो अवस्था होती है भाषा की वो होती है रोना यानी क्राइंग, फिर उसके बाद आता है कूकना। अगर हम कूकने की बात करें या कूइंग की बात करें तो ये 6 हफ्तों में यानी 1.5 महीने का बच्चा कुछ भी आवाज निकालता रहता है जिसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना। फिर अगर हम बात करते हैं बलबलाना की, बैबलिंग की, तो वो 6 महीने में आता है जब वो एक स्वर का प्रयोग कर पाएगा, बा, मा, पा। फिर उसके बाद एक शब्द की स्टेज आएगी जो 1 साल में आएगी, जब वो पापा, मम्मी, कोई एक शब्द बोलने लगेगा, ठीक, पानी। फिर अगर हम बात करते हैं, फिर आती है आपकी 18 से 24 महीने में 2 शब्द जोड़ करके टेलीग्राफिक स्पीच वाली अवस्था, यानी 1.5 से 2 साल में पहली बार 2 शब्दों को जोड़ के एक वाक्य बनाना शुरू करेगा बच्चा। और उसके बाद आता है आपका 5वीं जो स्टेज है वो है कि लॉन्गर अटरेंसेस, यानी अब अगर हम बात करते हैं तो 3 साल से तो फिर वो बड़ी बड़ी बातें फेंकना शुरू कर देता है। सबसे तेज गति से भाषा सीखने की जो स्टेज है सेंसिटिव पीरियड, ये मैंने सीडीपी में भी आपके साथ डिस्कस किया है, संवेदनशील या क्रिटिकल टाइम भाषा सीखने का, या एलएडी के लिए भी। तो वो संवेदनशील काल कौन सा है, जन्म से 5 वर्ष तक, या अर्ली चाइल्डहुड अगर आप देखें 2 से 6 वर्ष तक, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये बेसिक बातें जो आपको पता ही होनी चाहिए। अब हम लेखन के प्रकार की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सुलेख होता है जब आप सुंदर सुंदर लिख रहे होते हैं अपनी नोटबुक में सजा सजा के। श्रुतलेख क्या होता है, मान लीजिए टीचर ने बोर्ड पे लिख दिया, आप बिल्कुल सुंदर नोटबुक या फिर आप किताब से सुंदर सुंदर लिख के अपनी कॉपी में कॉपी कर रहे हैं एक तरह से। श्रुतलेख क्या है, श्रुतलेख है जब इमला बोलते हैं ना इसको, डिक्टेशन, इससे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक समझ रहे हो, वर्तनी की अशुद्धता, ये इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान रखेंगे। तो श्रुतलेख यानी जो डिक्टेशन है उससे हमारी स्पेलिंग्स बेटर होती है, क्योंकि सुन के लिखना होता है। टीचर ने कुछ बोल रहे हैं, आपने वो किया होगा, फिर बाद में नंबर मिलते हैं, क्या सही लिखा क्या गलत लिखा, एक कहानी है जो वो बोल रहे हैं, और फिर उसके बाद आप उसको लिखते जाते हैं। सुद्धू यादव, ठीक है। अनुलेख क्या है, अनुलेख वो कॉपी याद कीजिए अपनी, या वो नोटबुक याद कर लीजिए जिसमें ऐसे ऐसे डॉट 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 होते थे, तो फिर आप ए को ऐसे बनाते थे, मतलब किसी एक ऊपर से पहले से रेखा है, लाइन है, उसके ऊपर आप उसका अनुकरण कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। जैसे कै को ऐसे ना लिख के पूरा, ताकि आपको एक ढांचा मिल जाता था, तो आप क बना देते थे इसके ऊपर, यही अनुलेख है, ठीक। ये छोटी कक्षाओं में ज्यादा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये थे सुलेख यानी सुंदर राइटिंग, श्रुतलेख जब सुन के लिखे वर्तनी के लिए, अनुलेख जब आप शब्द बनाना सीखते हैं। अब भाषाई विकार पे आ जाते हैं, एक क्वेश्चन यहां से आता ही है। भाषाई विकार क्या है, यानी लैंग्वेज डिसेबिलिटी। अफेजिया आपने सुना होगा, अफेजिया यानी, या डिस्फेजिया भी कह सकते हैं, भाषा को समझने में कठिनाई। भाई आप कुछ बोल रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रही हूं, तो इसका मतलब दिक्कत है कहीं। कभी कभार ना समझ पाना एक डिफरेंट चीज है, बट इस बच्चे को या जिसको भी अफेजिया है उसको ज्यादातर यही संभावना या यही समस्या रहेगी, ठीक है ना। 1 मिनट रुकना यार, मुझे
शायद मैंने वो सेशन ऑफ नहीं किया पहले वाला। ओहो, 1 मिनट रुकना, वो सेशन ऑफ नहीं किया, मैं व्यस्त ही रह गई आप लोगों के साथ। हो, ये अभी भी लाइव है, यही होता है। 1 मिनट रुकना, वो इससे पहले वाला एडमिट कार्ड वाला सेशन था ना, मैं ज्यादा ही आजकल दिमाग व्यस्तता के शिखर पे है। 1 मिनट रुकना, 1 मिनट। अब तक तो कितने लोग उसको देख के सो जाते जिनका पेपर है कल तक। एडमिट कार्ड, ऐसा होता है कई बार, देखिएगा, समझें एक बार बात को। चलिए समझते हैं, देखिएगा, कोई बात नहीं, देखते हैं। अगर हम भाषा विकार की बात कर रहे हैं तो समझने से, भाषा को समझने से संबंधित कठिनाई है यहाँ पे, है ना। विकार में कठिनाई तो होगी ही। तो अफेजिया मतलब या डिस्फेजिया मतलब, हिंदी में भी इसको यही कहते हैं कि भाषा को समझने में कठिनाई, उसके कॉम्प्रिहेंशन में कठिनाई। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं, या पढ़ के नहीं समझ पा रहे हैं, सुन के नहीं समझ पा रहे हैं, देख के नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब समझने से संबंधित है। फिर आता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया है लेखन पठन संबंधी विकार, पढ़ने में कठिनाई, पठन संबंधी विकार। वो ईशान अवस्थी याद कीजिए, पठन संबंधी विकार यानी पढ़ने में समस्या होगी मुख्य रूप से। बच्चा 6 को 9 पढ़ सकता है, ठीक है ना, और व को ब पढ़ सकता है, ये तो बहुत ही कॉमन है। खैर, तो इसमें समस्या होती है, पढ़ने में समस्या होगी, कठिनाई होगी, एंजाइटी वो महसूस करेगा। और जिसको पढ़ने में समस्या है तो ऐसा भी हो सकता है कई बार पढ़ने और लिखने दोनों में समस्या हो जाए। किसकी वजह से? डिसलेक्सिया की वजह से। डिसग्राफिया की बात कर लेते हैं। ग्राफ का मतलब ये होता है लिखना, तो ये लेखन संबंधी विकार है। ये तो हमें हर सब्जेक्ट में पता ही होना चाहिए, ठीक। बच्चा अगर लिखने में उसको समस्या हो रही है तो डिसग्राफिया है, यानी आप उसकी नोटबुक पढ़ नहीं पाएंगे, उसकी कॉपी पढ़ नहीं पाएंगे, जिसको डिसग्राफिया होगा, क्योंकि उसकी जो नोटबुक होती है वो लेजिबल नहीं है, उसकी जो राइटिंग है वो लेजिबल नहीं है, यानी पढ़ने योग्य नहीं है, इलेजिबल है, अपठनीय है, आप पढ़ नहीं सकते उसको। तो डिसग्राफिया वाला बच्चा जो ऐसी लिखावट लिखेगा कि बस वही पढ़ सकता है फिर उसको। और डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने में विकार है। अफेजिया मतलब भाषा को समझने संबंधी विकार है। डिसकैलकुली आपको बताइए, गणित से संबंधित, कैलकुलेशन से संबंधित। अब भाषा शिक्षण की कुछ प्रमुख विधियां हैं जो आपको एक एक करके थोड़ी थोड़ी जान लेनी है। व्याकरण विधि, जिसमें आप व्याकरण सिखाएंगे, व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, सम्मिश्रण, संप्रेषणात्मक, आगमन विधि, निगमन विधि। संप्रेषण परक जो है ये बहुत ही अच्छी विधि है, क्योंकि कम्युनिकेशन के थ्रू, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, CLT, बहुत ही मजेदार है। इसमें बच्चा संप्रेषण के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से सीख जाता है। इस बार हमने कम्युनिकेशन वाली जो ये मेथड्स हैं इन पे फोकस नहीं किया, क्योंकि पेपर में अभी उतने नहीं पूछे जा रहे हैं। तो आप प्रीवियस ईयर से भी अगर आपकी नजर गई होगी, और मैंने ये सारे जो चैप्टर्स हैं, एक एक चैप्टर आपको कराया हुआ है। अगर आप प्लेलिस्ट उठा के देखेंगे पुरानी, तो मैंने हिंदी पेडागोजी का एक एक चैप्टर, इंग्लिश पेडागोजी का एक एक चैप्टर, EVS का एक एक चैप्टर, CDB का एक एक चैप्टर, सब कराया हुआ है। लेकिन अभी अंत में हम निचोड़ की बात करते हैं। व्याकरण विधि की जब हम बात करते हैं तो ये क्या है? ग्रामेटिकल मेथड है एक तरह से। इस विधि के अंतर्गत अन्य भाषा के नियमों को कुछ शब्दों के साथ सिखाया जाता है और याद कराया जाता है। यानी आप नियम रटते हैं कि सब्जेक्ट कहाँ लगेगा, संज्ञा कहाँ आएगी, फिर यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं क्रिया कहाँ लगाएंगे, कौन सी फॉर्म लगाएंगे, नियम सीखते हैं, आप याद करते हैं। इसके बाद शब्द संयोजन, यानी शब्दों को जोड़ते हैं, व्याकरणिक नियमों के आधार पर जो आपने याद किए थे उनका अभ्यास करते हैं कि भाई इसमें ये नियम आएगा। तो टोटल फोकस व्याकरण पे है इस विधि में। व्याकरण अनुवाद विधि क्या है? यह विधि 19वीं शताब्दी के अंत तक परंपरागत, यानी इसको ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं, परंपरागत और मान्य विधि के रूप में प्रचलित रही। इसमें व्याकरण और अनुवाद दोनों विधियां जुड़ती हैं, यानी वहां पे सिर्फ व्याकरण पे फोकस था, यहाँ पे फोकस किस पे है? यहाँ पे फोकस है अनुवाद पे, ट्रांसलेशन पे। तो ये बहुत फेमस है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी विधि है जो मातृभाषा का प्रयोग करके लक्ष्य भाषा को सिखाती है, तो आप कहेंगे व्याकरण अनुवाद विधि है। यानी आपकी किताब में अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो उसका अनुवाद हिंदी में भी साथ साथ है। तो इसमें क्या होता है? आपकी मातृभाषा, भाई आप मान लीजिए इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश क्या है? टारगेट लैंग्वेज, लक्ष्य भाषा है, ठीक। मातृभाषा क्या है? हिंदी। तो अब यहां पे क्या है कि जो इंग्लिश सिखाते समय साथ में आपको ट्रांसलेट करते हुए चल रहे हैं हिंदी में, तो हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं, इसका मतलब मदर टंग का प्रयोग किया जा रहा है, मातृभाषा का भरपूर प्रयोग है जिससे आप समझ पाए। तो इसमें लेखन और पठन तो अच्छा हो जाता है, बट संप्रेषण कौशल आपका अच्छा नहीं हो पाता, है ना। आप लिटरेचर पढ़ लेंगे, साहित्य पढ़ लेंगे, आपको रूल्स पता होंगे, लिखना, पढ़ना, सुनना और
जो बोलना है वो कमजोर रह जाता है बच्चे का, क्योंकि उसको नियम सारे पता है, वो पढ़ लेता है किताब, मीनिंग पता है, सारे नियम पता है, सब कुछ पता है मातृभाषा का, क्योंकि इसमें ट्रांसलेशन यानी अनुवाद होता है। लेकिन परंपरागत विधि है, लेकिन वो क्या नहीं कर पाता, बोलने में उसको दिक्कत होगी, कम्युनिकेशन उतनी स्ट्रांग नहीं होती, संप्रेषण उतना स्ट्रांग नहीं होता। दूसरी विधि है जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये व्याकरण अनुवाद विधि और प्रत्यक्ष विधि, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है ना। ये पीडीएफ भी रात को ही आपको मिल जाएंगे। प्री एडमिट कार्ड आया था जो 24 जनवरी को मेरा एग्जाम दिखा रहा था, बट अभी हटा लिया, तो मैं मान के चलूँ कि 29 को ही होगा एग्जाम। हाँ, मान के तो यही चलो जहीर, यही मान के चलो इनसे हो गया होगा, और अगर कुछ गड़बड़ हुई होगी तो मानने में क्या जाता है, बाकी अगर कुछ चेंज होगा तो पता लग ही जाएगा पहले ही। प्रत्यक्ष विधि की अगर हम बात करते हैं, इसको अंग्रेजी में डायरेक्ट मेथड कहते हैं। अब तो हिंदी इंग्लिश अलग छोड़ी नहीं है इन्होंने, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब तो नागराज, उसके लिए आपको ऑफिस चले जाइए, अगर आपका पेपर, आप पहले तो पेपर दे लीजिए, ऑफिस चले जाइए फिर और समय है कल का, तो पहले ऑफिस चले जाइए, मतलब सीबीएसई के। प्रत्यक्ष विधि की अगर हम बात करें, यानी हम बात कर रहे हैं किसकी, डायरेक्ट मेथड की, तो व्याकरण अनुवाद विधि की अनेक सीमाओं के कारण, यानी बहुत सारी सीमाएं थी, बच्चा बोलना नहीं सीख पा रहा था, सुन के भाषा नहीं समझता था, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट सिखाएंगे। यानी वो कौन सी विधि है जिसमें मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है, मातृभाषा के बिना प्रयोग के, उसको बिना यूज किए डायरेक्ट लैंग्वेज सिखाई जाती है। डायरेक्ट कौन सी भाषा, लक्ष्य भाषा सिखाई जाती है। यानी अगर अंग्रेजी सिखा रहे हैं तो अंग्रेजी के माध्यम से ही सिखाएंगे, किसी अंग्रेज टीचर को भी रख देंगे, है ना। या स्कूल में हिंदी अगर बोल दी तो 5 रुपए फाइन है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट मेथड का प्रयोग कर रहे हैं, इंग्लिश को इंग्लिश से ही सिखा रहे हैं, 4 दिन में अपने आप धीरे धीरे आ जाएगी, शुरुआत में तकलीफ होगी। तो इसके लिए टीचर बहुत प्रोफिशिएंट चाहिए, बेहतर चाहिए, ठीक है ना, पारंगत चाहिए। तो प्रत्यक्ष विधि क्या है, डायरेक्ट उसी भाषा से, लक्ष्य भाषा से ही लक्ष्य भाषा को सिखा रहे हैं, मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता। तो इसमें उच्चारण और वार्तालाप जो है बेहतर हो जाता है, मौखिक वार्तालाप की विधि भी कह देते हैं इसे। और शिक्षार्थी की मातृभाषा की मध्यस्थता के बिना, यानी व्याकरण अनुवाद में क्या था, मातृभाषा को मध्यस्थ बनाते हैं, एक पुल की तरह यूज करते हैं मदर टंग को, और उसमें ट्रांसलेट कर करके, अनुवाद कर करके समझते हैं। जैसे कि हमने आज तक ग्रामर पढ़ा है, आप यूपी बोर्ड की कोई भी किताब उठा लीजिए, सब में ऐसे ही होता है। हम तो क्या पढ़ते थे, जब इंग्लिश पढ़ते थे तो हिंदी में मीनिंग लिखते थे, है ना, कि पीछे जो पार्ट के आपके लेसन के जो भी वर्ड मीनिंग होते थे तो उनको हिंदी में मीनिंग लिखते थे। फिर धीरे धीरे बड़े हुए, दिल्ली आए, हमने देखा यार हिंदी में मीनिंग नहीं देखना होता, इंग्लिश में देखना होता है। तो यहां पे मातृभाषा की मध्यस्थता के बिना, यानी अगर मुझे कोई मीनिंग देखना है किसी वर्ड का, तो मैं उसको इंग्लिश टू हिंदी सर्च नहीं करूंगी, मैं इंग्लिश टू इंग्लिश ही सर्च करूंगी। यानी मातृभाषा की मध्यस्थता नहीं है किसी बात को समझने में यहां। तो इतना हमें ध्यान रखना है, आगे बढ़ना है, चलते हैं। सम्मिश्रण विधि है, ये जोड़ जाड़ के सबको मिश्रण बना करके और एक शेक के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करती है। इस विधि के अंतर्गत भाषा शिक्षण की प्रक्रिया के व्यावहारिक पक्षों का सम्मिश्रण है, यानी जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं। और अगर हम बात करते हैं किसकी, सेकंड पॉइंट की, तो इस सम्मिश्रण विधि में शिक्षक भाषा शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों के अनुरूप, यानी जो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं, मान लीजिए आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आप उस तरह से ही लैंग्वेज को सीखते हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, उसी तरह से प्लान किया जाएगा, उसी तरह से जो भी आपका लक्ष्य है भाषा को सीखने का, उसी विधि का हम यहां पालन करते हैं। कि भाई आप मान लीजिए किसी एक इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उस तरह पे वहां पे जो जरूरी मेथड होगा उसको अपनाएंगे। अगर आप कहीं ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसको अपनाएंगे, तो जो जरूरी हो, एक्लेक्टिक मेथड कह देते हैं इसको। संप्रेषण विधि क्या है, कम्युनिकेशन टीचिंग, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, CLT बोलते हैं, बहुत ही बढ़िया है, नेचुरल विधि है एकदम। प्रत्यक्ष विधि की प्रक्रिया को और सुदृढ़ बनाते हुए संप्रेषण परक विधि का विकास हुआ, क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन, बच्चा थोड़ा बहुत गलत भी बोले तो चलेगा इस मेथड में, क्योंकि बोलने पे फोकस है, उसके अभिव्यक्ति पे फोकस है, उसके एक्सप्रेशन पे फोकस है कि बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस तो करे कम से कम, ठीक है ना। फिर आते हैं भाषा प्रयोग, यानी यहां भरपूर मौका दिया जाता है यूज का। हम लोगों क्या है, हमने व्याकरण पढ़ ली, मतलब इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ ली मान लीजिए, तो मौका नहीं मिला बोलने का। बोले किससे, कुत्ते से बात करें अंग्रेजी में, है ना, उसको वैसी सांकेतिक भाषा आती है, वो तो साइन लैंग्वेज से समझता है। अब घर में बाकी किसी को बोलो, दोस्तों को बोलो, वो अलग मजाक उड़ाएंगे, यार अंग्रेज हो रहे हो यार तुम तो, ठीक। तो भाषा प्रयोग का अवसर मिलता है यहां भाषा प्रयोग का अवसर मिलता है। सीखने में ही भाषा की संरचना सीखना है, यानी आप ग्रामर अपने आप सीख जाते हैं ऑटोमेटिकली। भाई हम देखते थे ना, जैसे मेरी सिस्टर है, उन्होंने अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई की है बचपन से ही, तो ग्रामर एज सच बहुत टिपिकल ग्रामर उन्होंने कभी नहीं पढ़ी, बट इंग्लिश में उनके नंबर हमेशा बेहतर आते हैं, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कुछ हो, क्योंकि वो सेंस से सीख जाते हैं इस तरह के लोग। ऐसे मेरा एक फ्रेंड था, वो ME मतलब होता है CGL के थ्रू होता है ME, तो उसके पता नहीं 195 या पता नहीं कितने नंबर आए थे, और अलग से व्याकरण उसने नहीं पढ़ी थी कभी। तो ऐसे ऐसे खतरनाक लोग हैं, क्यों? क्योंकि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग से सीख लिया है। तो भाषा प्रयोग सीखने में ही भाषा की संरचना है। अब किताबें पढ़ी हैं बचपन से, स्टोरीज देखी है, मूवीज देखी है, तो वो सेट हो जाता है दिमाग में, ठीक है ना। क्लियर बात है।
अच्छा सुमन जी खाना आप समय से खा लीजिए, बहुत दिक्कत में है यहाँ पे विनोद व्लॉग्स, पढ़ाई कर लीजिए और साथ में। ठीक, चलिए आते हैं। तो भाषा प्रयोग सीखने में भाषा की संरचना, यानी जब बच्चा लैंग्वेज को यूज करना सीख जाएगा तो वो नियम अपने आप सीख जाता है ना। चाहे वो कहानी पढ़ रहा हो, कोई नॉवल ही पढ़ रहा हो, लेकिन वो यूज करना सीख रहा है, यानी बोल करके प्रयोग में ला करके भाषा को सीखना। ठीक है ना। अब आते हैं आगमन विधि पे। आगमन मतलब इंडक्टिव मेथड, उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, एग्जाम्पल टू रूल, विशिष्ट यानी स्पेसिफिक। देखिएगा एग्जाम्पल स्पेसिफिक होता है, जब मैं बात हिमांशी की करूंगी तो ये स्पेसिफिक हो गया, जब मैं बात सभी लड़कियों की कर रही हूं तो वो सामान्य हो गया। तो विशिष्ट से सामान्य जाते हैं यहाँ, ठीक है ना। उदाहरण यानी एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं आगमन में। निगमन की जब हम बात करते हैं डिडक्टिव मेथड की, तो नियम से उदाहरण की ओर, यानी पहले नियम बताया जाएगा आपको। जैसे व्याकरण पढ़ाते समय कई बार निगमन विधि का प्रयोग करते हैं कि आपको संज्ञा का नियम बता दिया गया, बाद में उदाहरण प्रैक्टिस कर रहे हैं। गणित में भी इसका काफी प्रयोग होता है। सामान्य से विशिष्ट यानी जनरल टू स्पेसिफिक, पहले नियम हमेशा सामान्य होगा, फिर विशिष्ट उसके उदाहरण होंगे। क्लियर है बात। शिक्षण एक त्रिआयामी प्रक्रिया है, ये हमें पता है। जॉन डुई ने कहा है, एक त्रिकोण के एक सिरे पे है टीचर, दूसरी ओर है अध्यापक और तीसरी ओर है विषय वस्तु या वातावरण। क्लियर है ये बात, जॉन डुई। अगर हम बात करें दो द्विध्रुवीय की, तो वो दिया है किसने, एडम्स ने, जिन्होंने एक तरफ टीचर को रखा, दूसरी तरफ बच्चे को रखा। लेकिन जॉन डुई ने कहा इसमें एनवायरमेंट या कंटेंट या करिकुलम भी महत्वपूर्ण है। ठीक, शिक्षण सूत्र की बात कर लेते हैं। बच्चे को आपको ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना होता है, यानी जो वो पहले से जानता है, जो पूर्व ज्ञान है, उससे नवीन ज्ञान को जोड़ना होता है। उससे भाई नींव पे ही तो बिल्डिंग बनाएंगे या ऐसे ही बिल्डिंग खड़ी कर देंगे। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो पूर्व ज्ञान है, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो ओल्ड नॉलेज है, जो प्रीवियस नॉलेज है, उससे कनेक्ट करते हैं जब भी हम नया सिखाने जाते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर। हम ले जाते हैं, मूर्त क्या चीजें हैं जिनको टच किया जा सके, जिनको देखा जा सके, जिनको डायरेक्टली महसूस कर सकते हैं। अमूर्त में ये विचारों की बात है ना। प्यार क्या है, अमूर्त है, देखा है किसी ने, है ना। तो अगर हम बात कर रहे हैं ऑनेस्टी की, ऐसे जो आइडियाज में हो, जो थिंकिंग में हो, वो अमूर्त। और मूर्त क्या है, जिसको आप टच फील कर सको। जैसे पेन क्या है, मूर्त है, वहीं आप मन में कुछ सोच रहे हैं, वो अमूर्त है। सरल से जटिल, पहले सरल चीजें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं, ये सभी सब्जेक्ट्स पे लागू होती है ये बात। सरल से जटिल की ओर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री कैसी होनी चाहिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो बेसिक बात है कि एक 3-4 प्रकार है। एक है दृश्य सामग्री, जिसमें देख करके, जैसे चार्ट पेपर है, कोई कुछ और इस तरह का आपका चार्ट है, ग्लोब ले गए, ग्लोब तो खैर 3D हो जाएगा। तो अगर हम बात करें जिसमें भी दृश्य हो, जैसे आपके वो आते थे छोटे छोटे क्या कहते हैं उनको, कोई तो कार्ड्स आते थे जिनको हम लोग लगाते थे, आप लोगों ने यूज की होंगी ये चीजें, तो या फ्लैश कार्ड्स बोलते थे उनको, याद आ गया मुझे। तो दृश्य सामग्री यानी जिसमें देख करके सीखे बच्चा, तो ये चार्ट पेपर हो सकता है, फ्लैश कार्ड्स हो सकते हैं। श्रव्य सामग्री जिसमें सुने, ये लिंगुआ फोन हो सकता है, कोई ऑडियो रिकॉर्डर हो सकता है, रेडियो हो सकता है, सुन करके सीखेगा। दृश्य श्रव्य क्या है, दृश्य श्रव्य वो है जिसमें देख भी सके और सुन भी सके, जैसे टेलीविजन, जैसे कंप्यूटर भी हो सकता है आज के समय में। क्रिया सहायक सामग्री यानी जिसमें बच्चा एक्टिविटी भी कर पाए, कुछ फील्ड ट्रिप पे ले गए आप बच्चे को, क्रिया सहायक है, इसमें बच्चा सक्रिय है। ठीक, तो आपको फोकस करना है। मान लीजिए किसी बच्चे को देखने में समस्या है, तो आप उसके लिए श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हैं, या फिर आप उसके लिए क्रिया सहायक सामग्री जिसमें टच और फील दोनों किया जा सके। ब्रेल लिपि वगैरह हमने पढ़ा है, 6 डॉट पे आधारित होती है। ठीक, श्रव्य सामग्री। अब जिसको सुनने में दिक्कत है उसके लिए दृश्य सामग्री। नॉर्मली आप दृश्य श्रव्य दोनों का प्रयोग करते हैं ताकि हर तरह के बच्चे को सिखाया जा सके। तो ये हम समझ चुके हैं, तीनों एक ही जगह पे, इनको अलग अलग से समझने की अभी आवश्यकता नहीं है। जैसी नीड होगी, जैसी आवश्यकता होगी क्लासरूम में, वैसे आप सामग्रियों का, मल्टीपल सामग्रियों का प्रयोग करते हैं, शिक्षण की सामग्रियों का। बहुत बढ़िया, किसी का कल एग्जाम है, मजे के लिए मूवी की तरह देख रहे हैं, सही है। मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण, इसको ध्यान रखेंगे, इंग्लिश के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इवैल्यूएशन की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें पता है ये सतत होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, सतत एवं व्यापक, यानी होलिस्टिकली। ये तो आपकी एनईपी भी कह रही है ना, होलिस्टिक असेसमेंट। होलिस्टिक बोले तो सर्वांगीण, यानी हर एक पक्ष में। करिकुलर यानी पढ़ाई लिखाई, पेन पेपर भी, और को करिकुलर यानी सहगामी, दौड़ना, भागना, कूदना, पेंटिंग, स्पोर्ट्स, फलाना ढिमकाना, सब आ जाएगा। तो होलिस्टिक मतलब सर्वांगीण या समग्र रूप में हम बच्चे का मूल्यांकन कर पाए। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षण है आपका रेमेडियल टीचिंग। या अगर हम बात करते हैं उपचारात्मक की, तो इसमें वैसे 2 प्रक्रियाएं आती हैं। एक होता है डायग्नोस्टिक टीचिंग, यानी डायग्नोज करेंगे, यानी आप पता लगाएंगे कि रीजन क्या है, पता लगाएंगे कि रीजन क्या है। टॉप डाउन और बॉटम अप मैंने इंग्लिश में पढ़ाई थी, अगर वो आपको डायरेक्ट मिलती है जाकर के आप उसको पढ़ लीजिए, इंग्लिश पेडागोजी 1 शॉट में बताया था।
ठीक है ना, क्लियर है, क्लियर। स्टडी छोड़ दी आपके साथ, स्टडी करना अच्छा लगता है, एंटर नहीं दिखा रहा है, चलिए फिर तो कोई बात नहीं, उर्मिला समय है आपके पास, पढ़ते रहिए, अभी तो हम डेली क्वेश्चंस भी करते रहेंगे, डोंट वरी। और कल जिनका पेपर है वो एक बार आके बता भी देंगे, कमेंट करके, मेल करके himanshi.edu10@gmail.com, और नंबर मैंने आपको पिछले सेशन में दिया था उस पर, ताकि बाकी लोगों को आने वाले समय में हेल्प मिल सके। तो एक एनालिसिस 9 बजे रखेंगे। उपचारात्मक शिक्षण यानी इसमें एक चीज होती है निदानात्मक या निदानात्मक परीक्षण, यानी जिसमें आप गैप्स का पता करते हैं। निदानात्मक परीक्षण यानी आप क्या करते हैं, जो गैप्स हैं, जो कमियां हैं, जो कमियां रह गई हैं उनको जानते हैं और बाद में उपचार देते हैं, रेमेडियल टीचिंग देते हैं। तो पहले निदान करते हैं, पहले समस्या का पता लगाते हैं बच्चे की, और फिर बाद में उपचार देते हैं या रेमेडी करते हैं, दोबारा पढ़ाएंगे, नए ढंग से पढ़ाएंगे, जहां समस्या है उसको दोबारा से सॉल्व कराएंगे, व्हाटएवर। तो ये ध्यान रखना है, पहले डायग्नोज यानी पहले निदान किया जाएगा, फिर उपचार किया जाएगा, ठीक है ना। उपचारात्मक लिख दिया मैंने उपचार की जगह। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपलब्धि प्रश्न पत्र, अचीवमेंट टेस्ट आपने सुना होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही। इस बार की जो पेडागोजी ना वो हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए है। जो चीजें आपने मान लीजिए जैसे उपलब्धि परीक्षा मैंने इंग्लिश में नहीं पढ़ाया, बट इंग्लिश वालों से पूछा जा सकता है, तो आपको इसलिए पता होनी चाहिए चीजें। तो उपलब्धि परीक्षा की जब हम बात कर रहे हैं, अचीवमेंट टेस्ट की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये टीचर बनाते हैं। इस परीक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, यह है अनुमान लगाना, ये पता लगाना कि जो शिक्षण कार्यक्रम से शिक्षार्थी ने क्या सीखा, यानी जो उद्देश्य सेट हुए थे पढ़ाते समय। हम देखते हैं ना 6th क्लास में बच्चों को ये आना चाहिए, यानी उद्देश्य है कि उस पाठ से क्या सीखेगा। तो वो जो भी सीखा पढ़ा बच्चे ने साल भर, वो उद्देश्य प्राप्त हुए टीचिंग के, जिनके लिए टीचिंग कराई गई थी, जिनके लिए सिखाने के लिए जो चीजें पढ़ाया जा रहा था, क्या वो सीखी, उनकी उपलब्धि किस स्तर तक हो पाई, ये उपलब्धि प्रश्न पत्र जांचता है। भाषा कौशलों को कहां तक सीख पाया बच्चा, और उनके आधार पर भाषा का प्रयोग किस हद तक उपयुक्त ढंग से कर पाया है, यानी जो भाषा कौशल हैं वो किस हद तक सीखे उसने, कितनी पारंगतता है, कितनी अचीवमेंट है, और जो उद्देश्यों की प्राप्ति किस हद तक हुई है। तो ये उपलब्धि परीक्षा या उपलब्धि प्रश्न पत्र देखता है। अब आती है दक्षता परीक्षा, यानी प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी पारंगतता को देखती है, प्रोफिशिएंट कितने हैं आप किसी काम को करने में, मास्टरी आपके पास कितनी है, उद्देश्य कितने हासिल हुए हैं, वो सब ठीक है भाई, हमने देख लिया कौशल कितने आते हैं, बच्चा अपने आप को लिख लेता है ना, अपने आप को व्यक्त कर देता है, आंसर कर देगा क्वेश्चन के जो चैप्टर्स पढ़ाए हैं, लेकिन कितना बेहतर कर पाएगा ये हम प्रोफिशिएंसी टेस्ट में देखते हैं। तो इसमें यह है इसमें यह जाना जा सकता है कि शिक्षार्थी शिक्षण विषय को कहां तक समझ पाया है और भाषा कौशलों में उसकी दक्षता या प्रवीणता का स्तर कितना है, टू विच एक्सटेंट ही इज प्रोफिशिएंट इन अ लैंग्वेज और इन लैंग्वेज स्किल्स। स्किल्स क्या है, लिखना पढ़ना बोलना सुनना, यही सभी है आपकी सुबो पाली या LSRW। तो प्रोफिशिएंसी कितनी है वो एक बेसिक सी बात है। आगे बढ़ते हैं। अभिरुचि परीक्षा होती है, ये बस आप जान लीजिए, ये जनरली नहीं पूछा जाता उतना। अभिरुचि परीक्षा है एप्टीट्यूड टेस्ट, आपका किस क्षेत्र में आपके अंदर क्षमता है। तो आपका अगर स्पोर्ट्स में एप्टीट्यूड है तो आपको उस तरह से उसमें ट्रेनिंग दिलवाएं, अगर आप हिंदी में बहुत अच्छा, भाषण में बहुत अच्छे हैं तो उस तरह से दिलवाएं। तो एक परीक्षा ली जाती है जिससे आपके एप्टीट्यूड का पता लगे कि आप शिक्षण में अच्छे हैं, जिसमें भी अच्छे हो उस तरफ आपको ले जाया जाए। अब बहुभाषिकता पे एक क्वेश्चन आता ही है, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, ये अंत ही है, फिर आप सो सकते हैं अपने घर जा करके। बहुभाषिकता की जब हम बात कर रहे हैं, मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, ये एसेट है, अंग्रेजी में हिंदी में जिसमें मन करे लिख लीजिए, यानी संसाधन है, एक रिसोर्स है। यहाँ पे लिखा हुआ है भाषाई विविधता या बहुभाषावाद। हमें पता है लैंग्वेज डाइवर्सिटी है, भारत में बोला जाता है कोस कोस पे पानी बदले 3 कोस पे वाणी, यानी भाषा बहुत तेजी से चेंज होती है, 1600 प्लस भाषाएं और डायलेक्ट जो है वो बोले जाते हैं। शिक्षा में द्विभाषावाद पे भी हम चर्चा करेंगे, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 क्या है, बाइलिंगुअलिज्म कहते हैं द्विभाषावाद को। आपका जो इंग्लिश पेडागोजी का 1 शॉट हुआ था उसमें एक क्वेश्चन है जिसका आंसर बाइलिंगुअल ही था, वो मैंने गलती से शायद मल्टीलिंगुअल या कुछ बताया होगा, तो मैंने वो आंसर लेकिन सही मार्क किया था आपके नोट्स में, तो उसको भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी तरफ से जरा सा भी कुछ होता है तो मैं पूरी जिम्मेदारी लेके आपको कोशिश करती हूँ कि अपडेट कर दी जाए वो बात, क्योंकि कुछ लोगों का ध्यान भी नहीं गया होगा। सेलेक्टेड पहली भाषा मराठी है और दूसरी भाषा हिंदी है, तो आने वाले पैसेज और पोएम के प्रश्न इनसे सॉल्व करने पढ़ने होंगे ना। हाँ बिल्कुल सचिन, प्रीवियस ईयर उठा के उस हिसाब से जो लैंग्वेज 1 वहां पे दी हुई है। तो भाषाई विविधता यानी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एक अच्छी बात है, एक संसाधन है, एक रिसोर्स है। बहुभाषावाद भी क्या है, बहुभाषिकता या बहुभाषिकतावाद भारतीय अस्मिता का अभिन्न अंग है, यानी जो हमारा प्राइड है, जो यूनिटी है लैंग्वेज की भारत में, उसका अभिन्न अंग है, इंटीग्रल पार्ट है। अलग नहीं कर सकते हम भारत में विविध भाषाओं को या विविधता को, भाषा की यहाँ विविधता पाई जाती है भाषा की। तो ये लाइन एज इट इज पेपर में पूछ ली जाती है कि बहुभाषिकतावाद भारतीय अस्मिता का अभिन्न अंग है।
क्या है, अभिन्न अंग है, यानी इंटीग्रल पार्ट है। दूसरी बात, हम बहुभाषावाद को या भाषाई विविधता को, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को, मल्टीलिंगुअलिज्म को एक एसेट, एक रिसोर्स यानी एक संसाधन मानते हैं, एक धरोहर मानते हैं। और जो लेटेस्ट स्टडीज हैं वो ये कहती हैं जो बच्चे 2 या 2 से अधिक भाषाएं जानते हैं, बोलना पढ़ना, उनकी रचनात्मकता यानी उनकी क्रिएटिविटी, उनका संज्ञानात्मक स्तर यानी उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेहतर होता है उन बच्चों के मुकाबले जिनको मोनोलिंगुअलिज्म यानी सिर्फ एक भाषा आती है। तो बच्चों को तो जितनी भाषाएं हम सिखा पाए उतना अच्छा है। अच्छा, बहुभाषावाद होती क्या है? जब आप एक भाषा से शुरुआत कर रहे हैं, मातृभाषा से, और धीरे धीरे बहुत सारी भाषाएं जो भी क्लासरूम में बोली जा रही हैं बच्चा उनसे भी सीख रहा है ना, और मल्टीपल भाषाएं उसके सामने आ गई, तो बहुभाषितावाद है। जब आप मातृभाषा से शुरू करके लैंग्वेज 2 यानी जो भी स्कूल की भाषा है उसको सीख रहे हैं, तो जब टीचर आपको इनपुट देने लगे लैंग्वेज 2 में, शुरुआत कराए लैंग्वेज 1 से, तो वो द्विभाषावाद है। जब कई भाषाओं की बात होगी तो बहुभाषिकतावाद, और जब सिर्फ एक से दूसरी भाषा में जाने की बात होगी तो द्विभाषिकतावाद। तो ये भी कहा गया है जो द्विभाषिकतावाद है, बाइलिंगुअलिज्म है, ये आपके संज्ञान के लिए अच्छा है। भाई 2 मतलब जो एक से अधिक भाषा यदि किसी को आ रही है तो वो अच्छा है। तो बाइलिंगुअलिज्म आपके संज्ञान यानी आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी क्षमताओं को बेहतर करने के लिए बेहतर है। तो द्विभाषा भी अच्छा है, बहुभाषा भी अच्छा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इस बात को समझने में, क्योंकि बच्चे एक दूसरे से भाषा सीखते हैं जब वो क्लासरूम में आते हैं, और जो मातृभाषा है वो हमारे लिए बेहतर ही होती है, दूसरी भाषा को सीखने में मदद करनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें पता है पाठ्य पुस्तक बहुत सारे संसाधनों में से एक संसाधन है, और पाठ्य पुस्तक हमें जो अनिवार्य है, जितना जरूरी है पढ़ना, एटलीस्ट वो तो एक जगह पे प्रोवाइड करा ही देती है। ठीक है ना, तो पाठ्य पुस्तक सब कुछ नहीं है, सर्वे सर्वा नहीं है। पाठ्य पुस्तक वन ऑफ द रिसोर्सेज है जिसका प्रयोग हमें करना है। इसके अलावा भी हम बहुत सारी शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं सीखने और सिखाने के लिए, बट ये क्या होनी चाहिए, मनोवैज्ञानिक पक्ष में लिखी जानी चाहिए, बच्चे के साइकोलॉजिकल लेवल को ध्यान में रख करके लिखी जानी चाहिए। दूसरा, सिर्फ परिभाषाओं पर आधारित ना हो, सक्रिय रखे बच्चे को, बच्चा समझ पाए चीजों को, और इसके अलावा भी हम बच्चों को एक्सप्लोर करने को कह सकते हैं चीजें। ये थी आज की कहानी। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हिंदी के विषय में क्या सही है, फटाफट से बताएंगे और जवाब दीजिएगा। आज स्पीड मैंने बहुत पुराने जमाने में 5-6 वर्ष पहले की बात है जब मैं इसे स्पीड में पढ़ाती थी, वो तो मैंने बीच में रोक लिया। कोई कह रहा है 11 बजे कल एग्जाम है, बस छुट्टी कर रहे हैं 10 मिनट में, कहा था ना 11 बजे फ्री कर देंगे। 105 आ रहा है, रोशन बढ़ जाएगा ये, डोंट वरी। अब देखो किस सेक्शन में कमी है, अगर नंबर कम आ रहे हैं किसी के तो मूड बना देते हो क्लास में, वाह मजा आ गया, बहुत बढ़िया राज, जबकि आज तो मैंने बहुत सीरियसली हैं चीजें। चलिएगा, तो हिंदी भाषा के विषय में क्या सही है ये पूछा है हमसे, तो क्या सही है? 2 रिवीजन इस सेशन के लोगे, पीडीएफ पढ़ लोगे, नोट्स फ्री दिए हैं उनको पढ़ लोगे, थोड़ा प्रीवियस ईयर कर लो, समय है तो, अदरवाइज समय नहीं है जिसके पास सिर्फ इतना इतना पढ़ जाओ, समझ बन जाएगी, और समझ बन गई तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, सॉल्व हो जाएगा नया क्वेश्चन भी। ठीक है ना, हिंदी के विषय में क्या सही है? हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, अभी तो बताया था कोई भी राष्ट्रभाषा भारत की नहीं है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है हमारे यहाँ, यही क्वेश्चन इंग्लिश में भी आ सकता है। हिंदी भारत की राजभाषा है, क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये बात एकदम सही है। अनुच्छेद 343(2)(1) के तहत, आर्टिकल 343(1) के तहत भारतीय जो आपका इंडियन ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, राजभाषा अधिनियम जो है आपका 1963 वाला, उसके तहत भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। हिंदी संपूर्ण भारत की मातृभाषा है, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना, पूरे भारत में मातृभाषा, ऐसे भी लोग हैं जिनको हिंदी नहीं आती, आप साउथ इंडिया में चले जाइए, उनकी मातृभाषा तो नहीं है हिंदी। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा आएगा पवन वहां पे, और अपने सेक्शन, जिस सेक्शन में कमजोर नंबर कम आ रहे हैं उसको बेहतर करो। इंग्लिश मीडियम के नोट्स और हिंदी मीडियम के नोट्स, मैथ्स पेडागोजी के, इंग्लिश के, ईवीएस के, ये रात को अभी भेज दूंगी मैं सेशन खत्म होते ही। ठीक, नोट्स ऐसे हैं कि आप सारे नोट्स पढ़ लोगे ना, एक दिन में 3-4 घंटे में पढ़ लोगे सारे नोट्स, और अगर जिसने पहले से पढ़ रखे हैं वो तो फटाफट से रिवाइज कर देगा। इनमें से कोई नहीं, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, त्रिभाषा सूत्र सर्वप्रथम किसके द्वारा सुझाया गया? अब यहां पे इस बार ये भी क्वेश्चन था इंग्लिश में कि जो वो हमारी भारत की जो पॉलिसी है, कौन सी इंडियन पॉलिसी है जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात करती है, तो आपको पता होना चाहिए या हमारे यहाँ कौन सा एक नियम है, कौन सी पॉलिसी है जो लैंग्वेज की बात करे, तो वो त्रिभाषा सूत्र यानी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, जो कोठारी आयोग में सुझाव जिसका आया था 1964-66 में। इसको फिर आगे एनईपी 1986 में भी रखा, 1992 में भी रखा, और अभी भी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वाली, वो भी इसको समाहित करती है। तो ये कोठारी आयोग में सबसे पहले इसकी बात हुई थी। इसमें क्या है, पहले मातृभाषा बच्चों को, फिर इंग्लिश, अगर मातृभाषा इंग्लिश नहीं है तो मातृभाषा इंग्लिश या कोई मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, और थर्ड भी क्या है, अगर इंग्लिश सेकंड पे पढ़ा दिया तो थर्ड पे कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, जो 22 भाषाएं हैं।
निम्न में से कौन सा कथन सही है, फटाफट से बताएंगे कौन सा कथन सही है। भाषा अर्जन एक सहज प्रक्रिया है, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन, अर्जन मतलब अर्जित करना, अर्जित करना हमेशा क्या होता है, सहज होता है। ठीक। भाषा अधिगम, अधिगम में एफर्ट लगता है, सीखने में एक प्रयास लगता है, प्रयासपूर्ण है। दोनों ही बातें सही हैं, तो ए व बी दोनों सही हैं, बोथ सही हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है, प्राइमरी लेवल पे। देखिएगा, भाषा शिक्षण का भाषा ज्ञान, भाषा शिक्षक होगा ये मेरे ख्याल में, या भाषा शिक्षण यानी पढ़ाने का तरीका, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, या कक्षा में लिखित आकलन। ध्यान रखिएगा, प्रिंट रिच एनवायरमेंट, लैंग्वेज को सीखने में एनवायरमेंट का रोल सबसे ज्यादा होता है। आप क्लास में गए हुए हैं, यहाँ पे एक चार्ट लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, गेट पे कुछ और बना हुआ है, कोई कहानी कविता प्रिंट कराई हुई है, तो प्रिंट रिच एनवायरमेंट बहुत अच्छा होता है लैंग्वेज के लिए, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। तो समृद्ध परिवेश, कॉन्ड्यूसिव, बेहतर, एनरिच्ड एनवायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है, यानी बच्चे जो हैं वो बोलचाल की भाषा का अनुभव उनको होता है जब वो स्कूल में आते हैं, इसका मतलब क्या है ये पूछा है। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर, यानी इतनी उनको बोलचाल की भाषा आती है जब वो स्कूल में आते हैं, अपने बात को कह सकते हैं। तो बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, इसका मतलब ये थोड़ी कि अब भाषा और बेहतर नहीं सिखा सकते। ठीक, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग। भाई बच्चा जो भी अनुभव घर से लेके आता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं हम, यानी नोन टू अननोन जाते हैं, तो जो भी बच्चा जानता है उसका तो उचित प्रयोग करना है ना, वो तो आपके लिए एक टूल हो गया जिसका आप प्रयोग करके उसको बाकी चीजें सिखाएंगे। उसकी प्रीवियस नॉलेज जो भी बच्चा घर से लेके आता है वो सारे अनुभव प्रयोग में लाने, उनका उचित प्रयोग करना है। ऐसा नहीं है कि अनुभवों, बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए, क्यों भाई, रोबोट थोड़ी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, फटाफट से बताइएगा। संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक अंतःक्रिया, सबसे महत्वपूर्ण देख लो बच्चा कहां पे एक्टिव है। सबसे ज्यादा बच्चा एक्टिव होगा सामाजिक अंतःक्रिया में, यानी सबसे ज्यादा जो एक्टिव है वो सामाजिक अंतःक्रिया में है। बाल साहित्य वो खुद से पढ़ेगा, सामाजिक अंतःक्रिया में 4 लोगों से वो बात कर रहा है या सुन रहा है उनको, तो वो सबसे ज्यादा एक्टिव सोशल इंटरेक्शन में है, और वाइगॉस्की ने भी यही कहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वाइगॉस्की ने भाषा विकास का परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है, व्यवहारवादी, समाज, सामाजिक, सांस्कृतिक, क्या आपको पता है वाइगॉस्की क्या है, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, प्याजे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, यानी दोनों, इन्होंने सामाजिक संरचनावादी, सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, सोशियो कल्चरल अप्रोच कि समाज और संस्कृति से हम भाषा सीखते हैं और हमारे संज्ञान का विकास होता है। संज्ञानवादी नहीं है, कॉग्निटिविस्ट नहीं है, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट है, यानी सामाजिक रचनावादी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। यह एक सह प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। यह एक सह प्रक्रिया है। बताइए, अर्जित करने के संदर्भ में देखो ये क्या है, ये नियम बनाना नहीं सिखाया जाता। घर पे आपको नियम बनाना सिखाते हैं जब आप बोलना सीखते हैं, नहीं, सहज प्रक्रिया है, आत्मसात कर लेते हैं, अपने आप से नियम भर जाते हैं आपके अंदर, है ना। तो ये सहज होगा, ये सहज नहीं होगा, सह नहीं होगा, सहज होगा। तो लास्ट वाला ही गलत था। सिर्फ भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार, यानी लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन में मेन डिफरेंस क्या है ये पूछा है। पुस्तकें मैंने आपको बताया है, बहुत बार बताया, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। लिखना, परिवेश, मुख्य अंतर है परिवेश। अगर आपको एनवायरमेंट मिल गया तो उसी भाषा को आप अर्जित कर लेते, उसी को आप एक्वायर कर लेते। सारा खेल एनवायरमेंट का है। अगर आप अमेरिका में रहते, आपके आसपास अंग्रेजी भी बोली जाती, तो आप हिंदी भी अर्जित कर लेते और इंग्लिश भी एक्वायर कर लेते, अर्जित कर लेते। तो उपलब्ध परिवेश का अंतर है, ये सारी चीजें, मेन डिफरेंस नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, भाषा सीखने के कौशलों का सही क्रम है, यानी सही क्रम क्या है भाषा सीखने के कौशल यानी लैंग्वेज स्किल्स का। सुबोपाली, LSRW। ठीक, पढ़ना लिखना, भाई सुनना, सुबोपाली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, तो ये सही क्रम है, ये मनोवैज्ञानिक क्रम है, एकदम सही क्रम है। लेकिन सिर्फ क्रम में ही सिखाए इसी क्रम में जाने चाहिए, लेकिन सिर्फ क्रम में ही सीखे जाते हैं वो कहना गलत होगा, क्योंकि क्रम इधर उधर भी हो सकता है। लेकिन क्रम जो सही क्रम है, मनोवैज्ञानिक क्रम है, वो D ही है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। श्रवण कौशल को सीखने के चरणों का सही क्रम है, यानी आप श्रवण कौशल समझ रहे हो ना, लिसनिंग स्किल्स। सही क्रम क्या है, ध्वनियों का कानों तक पढ़ना, प्रयोग, अर्थग्रहण, अर्थग्रहण, ध्वनियों का कानों तक पढ़ना, प्रयोग, ध्वनियों का कानों तक पढ़ना, ध्वनि का कानों तक पढ़ना, अर्थग्रहण और प्रयोग करना। जो मन करे आप बता दीजिए फटाफट से। क्या होगा, D ऑप्शन। भाई पहले ध्वनि कानों तक जाती है, अर्थग्रहण करते हैं और फिर प्रयोग कर पाते हैं, ठीक है ना। पहले प्रयोग कैसे कर लोगे, तो D ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, लेखन कौशल, ये लास्ट क्वेश्चन है, लेखन कौशल से संबंधित दोष है, लिखने से संबंधित विकार या प्रॉब्लम या डिसेबिलिटी। तो डिस्ग्राफिया है, डिस्कैल्कुलिया है, अफेजिया है, डिस्फेजिया। लिखना, लिखना हमेशा ग्राफ से संबंधित होता है, कैलकुलिया तो गणित से संबंधित होगा, कैलकुलेशन से। अफेजिया समझने से संबंधित है, डिस्फेजिया अगेन समझने से ही संबंधित है, ठीक। तो ये डिस्ग्राफिया है, किससे? डिस्ग्राफिया है। तो आउट ऑफ 12 कितने ठीक हुए वो आप बता दीजिएगा। ऑल द बेस्ट, इनका कल पेपर है, घबराना आपने नहीं है। आपने इतनी ऑनलाइन वीडियोस देखी हैं, आप ऑनलाइन स्क्रीन पे पेपर देख के अब नहीं घबराएंगे। अपना ज्यादा ज्ञान किसी से लेना नहीं है, कोई ज्ञान दे पेपर में आसपास करे, भाई मेरे से अपना नहीं समझ रहा, बाद में बात करेंगे पेपर के बाद, अभी मैं आपको नहीं जानता या जानती, ठीक है ना, और जानना भी नहीं चाहता। चाहे आप लेट्स लर्न से पढ़ते हो, चाहे आप दुनिया के किसी कोने से पढ़ते हो, बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले पेपर दे लेता हूं या दे लेती हूँ।